अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद आप कह सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का चाँद नज़र आ गया है और मुज़फ़्फ़राबाद में ये चाँद नज़र आया और मुज़फ़्फ़राबाद में कल पोलिंग होने वाली है। मुज़फ़्फ़राबाद में पोलिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद रीजन के बाद दूसरे नंबर पे पुंछ रीजन का नंबर है और फिर तीसरे नंबर पे मीरपुर रीजन में ये इंतखाबात जिस तसलसल के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर करना चाहता है, उसके साथ ये इंतखाबात अपनी जगह पे होंगे। ये बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट और अहम बात है कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये 31 साल जो 32 साल पिछले थे उनमें इंतखाबात नहीं हो सके और ये जो बड़ा अहम अलमिया आज़ाद कश्मीर में कि इंतखाबात नहीं हुए और जो हम दूसरी जनरेशन जो हमारी तीसरी जनरेशन थी, हम सेकंड लीडरशिप उनमें दे ही नहीं पाए और लीडरशिप को तैयार भी नहीं कर पाए। ख़वातीन हज़रात, आज हम जिस यूनियन काउंसिल में हैं वो यूनियन काउंसिल बलोच में यूनियन काउंसिल किला में आज हम मौजूद हैं। यूनियन काउंसिल किला के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनियन काउंसिल है ये 3 मौज़ा जात पे डिपेंड करती है किला। पहले आपको मैं बताऊं कि ये जो किला है बरियोट है और तालावाड़ी, इस पर मुश्तमिल ये यूनियन काउंसिल है और इस वक्त इसमें चूंकि जो इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें इस हल्के से आपको पता है कि फ़हीम अख्तर अबानी साहब इस हल्के से जीते हुए हैं और इस वक्त वो वजीर कानून भी हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में। ख़वातीन हज़रात, इस हल्के में इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों के दरमियान में इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 या 4 उम्मीदवार इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं जारी किया गया था। पार्टी की तरफ से ये यूनियन काउंसिल ओपन छोड़ी गई है और 4 उम्मीदवार इस वक्त हल्के में मौजूद हैं। इस वक्त जो 3 इम्पॉर्टेंट जो बड़े आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा इसहाक साहब हैं इस यूनियन काउंसिल में और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से सरदार फारूक अरशद साहब हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं लेकिन आज़ाद वो असीयत में इलेक्शन इस यूनियन काउंसिल से लड़ रहे हैं, वो सरदार अनीस गोगा साहब। इनके साथ माजिद नवाबी साहब हैं, सरदार हफीज़ साहब हैं और इफ्तिखार आज़म साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अ, इनमें आप कह सकते हैं कि जो सरदार अनीस गोगा और सरदार हफीज़ साहब हैं और माजिद नवाबी साहब हैं, ये चूँकि इस वक्त जो हमने सर्वे करवाए हैं उनमें इलेक्शन में सर्वे में इस वक्त हमारे सर्वे के मुताबिक जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उनके मुताबिक ये इस वक्त टॉप पे हैं। तीनों के दरमियान में मुकाबला हो सकता है इस वक्त तक की जो पोजीशन है उसके मुताबिक। इस तरह आप कहें कि अगर बरियोट में आप जाएं तो वहाँ पे इफ्तिखार आजम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, राजा इसहाक साहब नून लीग के उम्मीदवार हैं और नून लीग का चूंकि हल्के में अपना वोट बैंक मौजूद है इस हल्के में इस यूनियन काउंसिल में और राजा इसहाक साहब चूंकि आप कह सकते हैं कि जो कंपटीशन करेंगे वो नून लीग के अपने वोट बैंक पे उनका कंपटीशन होगा। इसी तरह जो हफीज साहब हैं बरियोट में वो अपने जो उनके ज़रा जो अपना पोलिंग स्टेशन है उस पर उनकी इफ्तिखार साहब और राजा इसहाक साहब से मुकाबला है तो उस मुकाबले के बाद आ रहा है उनको भी इश्यूज दरमियान में हो जाएंगे। दरमियान में ये है कि आप कह सकते हैं कि जो सेंटर है उसमें फारूक अरशद साहब बैठे हुए हैं और फारूक अरशद साहब जिस किला में जिस मौजा पे बैठे हुए हैं वहां पे तकरीबन 5,500 वोट हैं। बरियोट में आप कह सकते हैं 4,400 वोट हैं। तो जब 4,400 वोट तकसीम होंगे तो फारूक अरशद साहब को कहीं ना कहीं पे फायदा हर सूरत में नजर आ रहा है कि उनको फायदा होगा इसमें। पीटीआई के जो चारों उम्मीदवार हैं उनके दरमियान में आपस में मुकाबला होगा। तो आपस में मुकाबले में जब नून लीग को और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ एक तरफ फायदा होगा। इसी इशू पे हमने आज का प्रोग्राम चूंकि इसी यूनियन काउंसिल में हमने करना है। मेरे साथ जो मेहमान आज के इस प्रोग्राम में होंगे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से मेरे साथ सरदार फारूक अरशद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। फारूक साहब, प्रोग्राम में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शुक्रिया जेके बी एस का शाह साहब, आपका शुक्रिया। फारूक साहब, बाकी जो लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है, अनीस साहब ने ज्वाइन करना है, उनके पास भी चूंकि मेरा ख्याल है इंटरनेट की सहूलत और बाकी राजा इसहाक साहब ने मुझे ज्वाइन करना है, सरदार हफीज साहब ने करना है, लेकिन उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आपसे हम शुरू करते हैं। फारूक साहब, जिस तरह हमने ज़रा यूनियन काउंसिल की जिस तरह से हमने स्टडी की, जिस तरह हमने यूनियन काउंसिल को देखा, इस तरह देखें आपके पास 5,500 वोट वाला जो मौजा है वो आपके पास है। तो दूसरा, चूंकि बरियोट में 4,400 वोट तो हैं लेकिन वहां पे उम्मीदवार भी ज्यादा है।
मेरे साथ अनीस गोगा साहब मेरे साथ। अनीस साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आपके पास चूंकि इंटरनेट का इशू था, हमने पहले बयान किया यूनियन काउंसिल के बारे में। फारूक अरशद साहब के पास 5,500 वोट और 4,400 वाले मौजा में आप भी मौजूद हैं, लेकिन आपके दरमियान में कंपटीशन। आपके पास हम आते हैं फारूक अरशद साहब के साथ बात करने के बाद। फारूक अरशद साहब, क्या कहते हैं, 5,500 का फायदा आपको होगा? देखिए जी शाह साहब, पहली बात यह है कि मैं 2 इलेक्शन पहले जो है वो कंटेस्ट कर चुका हूँ, जनरल इलेक्शन। और जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर जो है वो 2014 में मैंने जो है वो यहाँ पर फारूक ताहिर साहब भी थे और फ़हीम अख्तर वानी साहब भी थे। तो इस हवाले से वहाँ पर जो स्टेशन है उस वक्त भी जो है वो मेरा उन बड़ों के साथ भी जो वो कंपटीशन था, बल्कि 2014 में बॉयज हाई स्कूल है वो स्टेशन में जीता भी था। और जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बिल्कुल 3 जो पोलिंग स्टेशन है और मैं सेंटर में बैठा हुआ हूँ। बाकी मोज़िया बरियोट के मैंने पहले कहा कि 4 जो है वो मोज़िया बरियोट में 4400 वोट हैं, वहाँ के 4 उम्मीदवार हैं। सरदार इफ्तिखार आजम साहब है पीपल्स पार्टी के, राजा इसाक साहब है, अनीस गोगा साहब है और सरदार हफीज साहब है। वहाँ पर 4400 वोट हैं। तो यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर जो 5500 वोट है। और जो 3 स्टेशन है वो ये समझ लें कि ये बार बार तजुर्बा, और जो मैंने इससे पहले भी वोट लिए, मैं एक बेस की बुनियाद पर जो वो आगे चल रहा हूँ। यानी मैं वोट लेकर, वोट अपना जाती वोट बैंक लेकर जो वो आगे चल रहा हूँ। उसके बाद जो वो आगे आता है लोअर किला, वहां से जो वो उम्मीदवार है सरदार माजद नवाबी साहब, उससे आगे जो साइड है तालावाड़ी और पेनाखा, वहाँ के 2200 वोट हैं। तो इस हवाले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साबक जो गलतियां थी, साबक जो मामला थे, सबको जो वो लेकर जो चल रहा हूँ। और ये जो है वो मुझे यकीन है कि इस दफा जो है वो पूरा जो है वो मेरे नाम निकलेगा इंशाल्लाह, और लोग भी जो है वो वफा करेंगे, इसलिए कि मैंने लोगों के साथ वफा की हुई है। बिल्कुल फारूक साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं अनीस गोगा साहब से पूछ लूँ। अनीस अनीस गोगा साहब, सरदार साहब, आप यूनियन काउंसिल में ज़ाहिर है जिस जिस मौजा में आप रहते हैं वहाँ पे आपका ज़रा कंपटीशन नून लीग वालों के साथ भी है। वहाँ पे आपके साथ दूसरे कैंडिडेट भी हैं कंपटीशन करने के लिए। फारूक अरशद साहब के पास तो ज़ाहिर है जो इस मौजू पे वो हैं, वहाँ पे वो अकेले हैं। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान हमने हमने सुना ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम अख्तर अबानी साहब ने आपसे वादा किया हुआ था कि आपको टिकट जारी किया जाएगा, लेकिन आपको टिकट जारी नहीं किया गया और यूनियन काउंसिल को ओपन छोड़ दिया गया। इसमें कितना नुकसान पार्टी को होगा? सरदार साहब, आपका माइक म्यूट है। जी, अगर बड़ी माइक मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि नेट का बड़ा इश्यू यहाँ पे चल रहा है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए प्लीज। सरदार साहब, आ रहा है, आ रही है, आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे होने वाले बल्दियती इलेक्शन में जो है वो हम हमारे सारे दोस्तों का मैसेज जो है वो आवाम के सामने पहुँचाने में आप बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सियासत, हमारी माशरती मामलात के लिए। तो मैं आपके शुक्रिया के साथ गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपने फरमाया कि यहाँ पर हमारी पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात है कि पार्टी को इसका जो है वो वाकई नुकसान होगा। लेकिन मेरे साथ सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब जो हमारे वज़ीर कानून हैं, हमारे कायद हैं, तो उन्होंने हमारे साथ जो है वो मेरे साथ जब मैं शामिल हुआ था तो उस वक्त मैंने डिमांड रखी थी कि आप मुझे जब अगर कहीं बल्दियती इलेक्शन होंगे तो उसमें मुझे आप अपना यूनियन काउंसिल से उम्मीदवार बनाएंगे। तो वो कमिटमेंट भी थी। अनीस साहब ड्रॉप हो गए कहीं। जैसे दोबारा इंटरनेट उनसे हमारा बहाल होता है, हम दोबारा उनसे बात करते हैं।
फारूक साहब, जिस तरह वो बता रहे हैं कि ज़रा पार्टी को तो नुकसान, इनफेक्ट होगा पार्टी को नुकसान, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी पार्टी को नहीं किया। अभी पार्टी के 3-4 उम्मीदवार हैं, तो इसका नुकसान पार्टी को होगा और कहीं फायदा जो बाकी जिस तरह आप हैं, आपको फायदा नहीं होगा इसका। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे तो फायदा ही फायदा है जी। वो वैसे भी जो है, मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, लोगों के इश्यूज पर जो हमेशा बात करता हूँ, वो गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, खजा हो। तो मैं तो वैसे भी लोगों की हर दौर में, हर ये समझ लें कि अपोजिशन मेरा जो है वो महबूब मशगला है। और जहाँ भी लोगों के मसाइल हूँ वहाँ तो वैसे भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। बहरहाल इनका जो है वो इस फायदे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये कोई बात नहीं थी। अगर ये कोई टिकट वाली बात भी हो जाती तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये ऐसा कोई मामला नहीं है। इसलिए कि लोगों के दरमियान रहने वाले जो लोग होते हैं उनको इतना इशू नहीं होता। सिद्धार्थ साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया तो हम उनसे, अनीस साहब आप बता रहे थे पार्टी ने चूंकि आपसे वादा भी किया, फहीम अख्तर अबानी साहब ने आपसे वादा भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट नहीं जारी किया। अभी पार्टी को ज़ाहिर है बड़ा नुकसान होगा इसका। अनीस साहब से रब्ता मेरा दोबारा मैंने अनिल साहब को कहा था कि आप जो है वो मेरे ऑफिस में ही आ जाए, वहां पर सर्विस जो है वो या घर आ जाए, अच्छी है। वही आज जिनको मिले थे हम, तो ये फिर गड़बड़ में जो है कहीं पड़ेंगे। अनीस साहब के पास सर्विस का इशू है। अदिल भाई प्रोग्राम में खुश आमदीद। अदिल भाई, जिस तरह हम अनीस साहब से बात कर रहे थे, ड्रॉप हो गया अनीस साहब। उनसे मेरा सवाल यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कैंडिडेट हैं इस यूनियन काउंसिल में, तो ज़ाहिर है वोट तकसीम होगा तो वो पार्टी को नुकसान होगा, कहीं दूसरी पार्टी को फायदा हो जाएगा उसका। जी बिल्कुल, शायद भी ऐसे ही है। फारूक रशीद साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया हमें। असर रजा साहब भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, शायद भी आप वो देख लीजिएगा। तो ऐसा तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो हल्के हैं और जो यूनियन काउंसिल में काफ़ी सारी ओपन छोड़ी गई हैं, तो उसको आपको भी बेहतर आइडिया है कि अगर वो ओपन छोड़ेंगे 2 से 3 कैंडिडेट जब किसी भी यूनियन काउंसिल में आएंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा दूसरे कैंडिडेट को होगा। तो यकीनन ये अगर आखिर दम तक यही करते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो फिर तो ठीक है। मे भी हो सकता है कि लास्ट टाइम पे आके ये किसी एक को दे दें, लेकिन आपने अगर वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी साहब को सुना हो तो उन्होंने ये ऐलान किया है जी कि मुझे किसी की जो सीट है वो तोहफे में नहीं चाहिए, बल्कि जो भी अगर आपने पार्टी का जहाँ पे हमने पार्टी के ओहदेदारीन को टिकट दिए हैं आप उन्हीं को सपोर्ट करें। तो कोई भी ऐसा शख्स जो आज़ाद लड़ रहा हो और पार्टी के खिलाफ हो, उन्होंने वादे तौर पे ये कहा है जी कि हमें उसकी ना तो किसी तोहफे की जरूरत है और ना अदिल किसी भाई, सीट। अदिल भाई, जिस तरह अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि जिस तरह हम हफीज साहब की, अगर सरदार हफीज साहब की बात कर लेते हैं, सरदार हफीज साहब चूंकि जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने फहीम अख्तर अबानी साहब को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जमात छोड़ी नहीं थी और ना ही वो पीटीआई में शामिल हुए थे। लेकिन अब क्या फहीम रब्बानी साहब उनको सपोर्ट करेंगे? सरदार हफीज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। आज़ाद उम्मीदवार वो भी हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो चूंकि शामिल नहीं हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जी शायद भी आप अनीस साहब की बात कर रहे हैं या हफीज साहब की? हफीज साहब चूंकि पार्टी में बाकायदा शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था फहीम अख्तर अबानी साहब को। जी, जी, बेशक सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। ये मेरे ख़्याल से हमारे हल्के में अगर देखा जाए तो शायद के टफ यूनियन काउंसिल होगी, लेकिन इसकी वजह से जो एडवांटेज जा रहा है वो बाकी जा रहा है। फारूक रशीद साहब इनको जा रहा है और इसहाक साहब को जा रहा है। वैसे अगर मैं शायद भाई तजिया करूँ तो मेरा ये ख़्याल बनता है, आपने भी देखा होगा कि अपोज़िशन का किरदार सिर्फ़ यूनियन काउंसिल की हद तक नहीं होता बल्कि पूरे हल्के की हद तक होता है। तो अगर मैं हल्का बलोच की बात करूँ तो यहाँ पे फारूक अरशद साहब और राजा इब्रार निनास 2 ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर दौर में अपोज़िशन की है।
वह आज राजा इब्रार इस इलेक्शन में नहीं है, लेकिन फारूक अरशद साहब इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो जो उम्मीदवार भी थे असेंबली के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा नहीं है कि फारूक अरशद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं तो मैं इनकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ या इनके हक में बात कर रहा हूँ। जो हक सच की बात है, हम हल्का बलोच के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल जानते हैं। फारूक अरशद साहब ने बेपनाह कोशिश की है, जो इनके बस में था वो उन्होंने किया है और बेहतरीन अपोजिशन किया। अपने लोगों के हुकूक के लिए फारूक अरशद साहब ने बेहतरीन आवाज बुलंद की है। आदिल भाई मैं कामरान भाई के पास भी जाऊंगा, लेकिन जिस तरह बरियोट है, वकीलों और उसके बाद तलावाड़ी है, इसमें सारा जो मेन जहाँ पे ज्यादा वोट है वहां पे भी फारूक अरशद साहब बैठे हुए हैं और इनके इनके मुकाबले में भी नजदीक में इनके कोई नहीं है। इसका भी तो इनको एडवांटेज तो हासिल होगा ना इनको। जी जी शायद भाई बिल्कुल ये एडवांटेज आदिल इनको आदिल हासिल है। आदिल भी एक मिनट, मैं अनीस साहब से बात कर लूँ, चूंकि अनीस साहब ने मुझे ज्वाइन किया दोबारा। अगर मैं अनीस साहब से बात करूँ, अनीस साहब चूंकि आप बात कर रहे थे कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं जारी किया, पार्टी ने वादा भी आपसे किया था टिकट जारी करने का, और इसको पार्टी को सारा बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया। तो कहीं पार्टी ये सीट ही ज़ाया ना कर दे, अगर इसमें सारा आप 4 उम्मीदवार हैं आपके दरमियान में पार्टी का सारा वोट तकसीम हो जाएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था पहले तो वरी सॉरी, चूंकि हम ऐसे इलाके में रहते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अपना अनीस साहब से रब्ता हमारा दोबारा मुनक़ता हो गया। लेकिन अनीस साहब प्लीज़ हमें दोबारा ज्वाइन करें, हम आपसे बात करें। ज़ारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पार्टी ने आपसे वादा किया, उसके बाद टिकट आपको नहीं दिया, आपसे हम बात करना चाहते हैं। अदील भी आपसे मैं पूछ रहा था, इसमें ज़रा एक तो हफीज़ साहब वाली बात थी, हफीज़ साहब नहीं शामिल होते, दूसरा माजिद नवाबी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम पूछेंगे, वो चूंकि बाकायदा तौर पे चूंकि जो हमने स्टडी किया उनके बारे में, तो कहा यही जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नजरियाती तौर पर उन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, वो अभी तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ज़ाहिर है वो भी इस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। तो क्या क्या कहते हैं आप उनके बारे में? यही तो मिसाल है, शायद भाई ऐसे ही कुछ मिसाइल का शिकार हुई होगी कि आदत तभी उन्होंने टिकट जारी करने का फैसला नहीं किया है। अगर उन्होंने इस यूनियन काउंसिल को ओपन छोड़ा या किसी को टिकट जारी नहीं किया तो उसकी ये भी एक मेन रीजन हो सकती है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो बाज़ाहिर तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी जो नजरियात हैं या उनकी जो सियासी हमदर्दियाँ हैं वो अभी भी भुट्टो खानदान के साथ हैं, अभी भी तीर के साथ हैं। तो मैं भी इसीलिए उन्होंने इस यूनियन काउंसिल को ओपन छोड़ दिया और कहा कि जाएं, खुला मैदान है, घोड़ा भी इधर है, लड़के दिखाएं, वोट लेके दिखाएं, अपना अपना काम करके दिखाएं। तो मेरे ख्याल से अगर वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बस सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हमारे पास इंटरनेट का ये इशू है। फारूक अरशद साहब मेरे ख्याल से एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने इंटरनेट का भी बेहतर बंदोबस्त किया हुआ है। ये राज हमें इनसे लेना चाहिए। शायद भी आप इनसे नेटवर्किंग के हवाले से लाजमी पूछें कि ये कौन सा नेट यूज करे। फारूक अरशद साहब के अलावा हल्का बलोच में किसी भी कैंडिडेट का नेट नहीं चलता। फारूक अरशद साहब, इसका जवाब भी आप दें कि आपके पास इंटरनेट कौन सा है, कौन सा जादू है आपके पास कि आप ये यूज करते हैं और आपकी आवाज हम तक आती रहती है, हर प्रोग्राम में आती है। ये नहीं कि आज के प्रोग्राम में आती है और लेकिन बाकी किसी उम्मीदवार की नहीं आती। अनीस साहब कोशिश कर रहे हैं, राजा इसाक साहब कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही। फारूक साहब, दूसरा दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चूंकि ज़ाहिर है आपकी यूनियन काउंसिल में तकसीम दर तकसीम है, वो 4 उम्मीदवार उनके हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद नून लीग है। ये बहुत सारे उम्मीदवार, चूंकि इनके दरमियान में आपस में मुकाबला होगा, तो आपको एक सेफ कॉर्नर मिल जाएगा। आप सेफ कॉर्नर से, सेफ एंड से आप ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को सीट तोहफे में दे रहे हैं क्या? इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह का बड़ा करम है जी। और वैसे भी एक बात शायद साहब, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आपकी नीयत का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक जो है वो मेहनत का सिला ज़रूर देता है। और मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत थी, साबका मेहनत थी,
वो वैसे भी रंग ला रही है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि टिकट जो है वो ओपन रखा गया है, पता नहीं नजरियात का कोई मसला था। असल में 2-3, मैं सबको नहीं कहता इसलिए कि ये सारे जो परेशान हो जाएंगे। 2-3 लोगों का असल में जोर ये होता था कि वो हर जलसे में ये कहते थे कि यूनियन काउंसिल की ना मैंने जितवाई है। यानी फहीम अख्तर रबानी साहब को ये कहते थे कि ये मेरी कावज से जीती है, मेरी कावज से। तो उन्होंने ये कह दिया कि चले जहां ये सारे जो है वो लड़कर आ जाएं, तो जो ज्यादा लेगा ये समझ लेंगे कि ये जो काम था मेरा, मैंने के किस बंदे की वजह से जो जीती है। इसलिए उन्होंने इस टिकट को जो वो ओपन किया, क्योंकि हर एक का ये दावा था कि मैं ना होता तो शायद यूनियन काउंसिल की जो है वो किला जो है वो फहीम अख्तर रबानी साहब ने जीते। उन्होंने घोड़े मैदान में उतार लिए कि चले जी अपना रिजल्ट ले आए, ताकि कोई कंफर्म हो जाए कि असल बंदा कौन सा है। यानी ज्यादा जो है वो ये समझ लें फारूक कि फारूक फारूक अर्शी साहब, फारूक अर्शी साहब, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उन जनरल इलेक्शंस में जो सरदार अनीस गोगा साहब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, और इंटरनेट नहीं चल रहा, इनका जो पोलिंग स्टेशन था उससे 98% वोट इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवाए थे। तो अब चूंकि कीना में अगर फारूक अरशद और माजिद नवाबी के दरमियान मुकाबला होगा, अगर बरियोट में 3 उम्मीदवारों के दरमियान में जो मुकाबला है, 3 उम्मीदवार वहां पे टकराएंगे, तो इसका फायदा कहीं सरदार अनीस को, चूंकि अगर ये अपना पोलिंग स्टेशन 98% वोट वहां से लेते हैं, तो इनको फायदा इनको न हो जाए कहीं। असल में शाह साहब आप साफी हैं, वैसे भी आपको पता है कि फहीम अख्तर रबानी साहब और फारूक अहमद ताहिर साहब, मैं ये बरमला कहता हूँ, मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ता हूँ, वो ब्रांड है इस हल्के के। अब उनको वोट दिलवाना या लेना, यानी वो अपनी बुनियाद पर, मैं सच्ची बात ये यहाँ पर कह दूं कि वो अपनी बुनियाद पर ये वोट लेते हैं। और 98% की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वहां पर मैं आपसे गुजारिश करूं कि अनीस गोगा साहब से पहले भी वहां पर पीटीआई के बहुत सारे लोग मौजूद थे उसी स्टेशन पर। अब यह है कि मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बात भी नहीं कह सकता जी, मैं वोट किसी को जो है वो, मैं जब खुद लड़ूंगा तो जो वो रिजल्ट होगा वो काउंट होगा कि अगर मैंने वोट दिलवाए थे तो मैंने खुद कितने लिए हैं। तो जब ये बात होगी तो उसके बाद वो जो बात मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए खतरनाक बात इसलिए नहीं है कि अनीस साहब जो मोजिया बरियोट में बैठे हुए हैं, और बरियोट में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर 4400 वोट है, 4 उम्मीदवार हैं। तो मैं 3 स्टेशन मैंने कह दिया कि ज़राअत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ना, बॉयज स्कूल की ना, 5 मिनट की मेरे घर की दूरी पर है ये 3 ये जो स्टेशन है। अब ये है कि इनसे मैं वोट फारूक अहमद ताहिर साहब और फहीम अख्तर रबानी साहब के मुकाबले में भी मैं लेता रहा। जो बड़े लोग, जो बड़े लीडर जो वो तस्वर होते हैं, चूंकि एक मोरूसी सियासत है, लोग ये कहते हैं ये जीतने वाला, वो जीतने वाला है। तो अब ये जो दावेदार हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अब खुद ये दावों में फंस चुके हैं। और मेरे अंदाजे में जब ये खुद लड़ेंगे तो बहुत सारे मामला, जब बंदा खुद इलेक्शन में जाता है तो वो उसको असल चीज का वहां पता चलता है कि कौन जो है वो क्या सच्चा है। और दूसरे पर आप ये बात कर रहे हैं कि मैं, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ से 20 मिनट की मुसाफत पर 2 पोलिंग स्टेशन है जहां से माजिद नवाबी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां से 20 मिनट नीचे जाए तो वहां पर माजिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहां पर भी ये सिलसिला है कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब किला मरकज सबका किला ही है, तो जब मैं किसी के लिए भी, ये वो कॉल पे भी बिजली आप हो, ले वो सकते हैं, कॉल आटा पे। हो, वो गैस हो, वो किसी के फारूक साथ साहब, जाहिद जुल्म भाई, हो, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल पे ले लें, जरूरी नहीं कि पिक्चर आ रही हो, मैं जो है वो कॉल पे जी, भी अभी आपकी आवाज बात आ कर रही है। सकता हूँ ना। अभी आप बात करें, तो इसके बाद अगर कॉल ड्रॉप हो लेकिन जाए तो हम आपको, मैं जो ही मुझे लगता है कि मैं बात शुरू करूंगा तो एकदम से फिर ये कट जाएगा और फिर वो सारा आपका प्रोग्राम आप भी खराब हो रहा है इस तरह। तो अगर आप आप मुझे कॉल कर लें तो मैं उस पर भी जो है वो, क्योंकि लाइव मैं सुन रहा हूँ आपका सारा प्रोग्राम। अभी अगर ड्रॉप हो गया आप, तो मैं आपको लाइव कॉल कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी आप बात कंटिन्यू करें अपनी। ड्रॉप होंगे तो मैं कॉल करूंगा आपको। शाह साहब चले उनको कॉल पर लें। तो मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि मैं एडवांस कह रहा हूँ आपको, जी, आप मुझे और ये सुन बात सकते हैं। इंशाल्लाह। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोले आप।
ये अनीस साहब को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं? अनीस साहब बोले आप। नहीं, बड़ा बड़ा मैं फारूक अरशद साहब की गुफ्तगू से फारूक अरशद साहब की गुफ्तगू से बड़ा महजूज हो रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेरे पास जो है वो सहूलत मौजूद नहीं है नेट की उस तरह की, और मैं प्रोग्राम में जो है वो उस तरह का पार्टिसिपेशन मेरा नहीं है। बड़ा मज़ा होता कि मैं फारूक अरशद साहब की तरह नेट की सहूलत मुझे भी मैसर होती। तो मैंने चूंकि फारूक अरशद साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू कर ली, कुछ मैंने सुनी, कुछ मैं नहीं सुन सका, और ये जो मेरे भाई ये साथ इनका मुझे जी तारफ नहीं है आदिल इनका भाई है। मुझे, तो मैं इनका भी आप तारफ करवा दें मुझे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि वो जो सवाल आपने पूछा था मुझसे आदिल भाई, अच्छा ठीक है, तो वो सवाल जो आपने पूछा था वो तो चले उसको वो बात हो गई है, लेकिन ये जो अभी आप फारूक अरशद साहब फरमा रहे थे कि जो है वो किसी को वोट दिलवाना या खुद वोट लेना, ये दो अलग बातें हैं। तो मैं इसके लिए चूंकि फारूक अरशद साहब भी एक बड़े बंजे हुए सियासी कारकुन है, ये भी लोगों की खिदमत करते हैं, मुझे पूरा एतराफ़ है, लेकिन ये भी एतराफ़ करेंगे मेरे हवाले से कि जो बंदा लोगों के काम काज में लोगों की खुशी गमी में शरीक होता है, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता है, इधर रहता है हर वक्त सुबह दोपहर शाम, और लोगों के छोटे मोटे जिरगे कचहरियाँ, ये जो हमारी माशरती ज़रूरियात हैं जो पूरी करता है, तो वो किसी को वोट मुंतकिल ठीक है, उस तरह वो ज़्यादा किसी की अच्छी लीडरशिप हो तो उसको वोट दिलवाना जो है वो आसान होता है। लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, फारूक अरशद साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, और जो 3 तारीख जब गुजर जाएगी तो फिर आप प्रोग्राम रखेंगे, तो उस प्रोग्राम में भी मैं उस बात को जो है वो पूरी तरह कर पाऊंगा कि मैं अपना वाहिद उम्मीदवार हूँ पूरी यूनियन काउंसिल से कि जो जिसके ऊपर सारी बरादरियों का जो है वो एतमाद है, और मैं अपने पोलिंग स्टेशन से जो है वो 98% वोट ले रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह ये साबित भी करूंगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे दोस्त ये कहते रहते हैं कि जी हम कबीलाई तासुबात की सियासत नहीं करते, हम जो है वो कुंबे कबीले की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कहने की और होती हैं, और अपने किरदार और अमल से साबित करने की और होती हैं। तो जो लोग अपने किरदार और अमल से साबित करते हैं, तो मैं कहता हूँ पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जब वोट की पर्ची आएगी तो वो इंशाल्लाह उन्हीं लोगों के हक में आएगी जो किरदार वाले होंगे, जो इस कबीलाई सियासत को जो है वो अपने किरदार और अमल से रद्द करने वाले होंगे, इंशाल्लाह उनके हक में आएगी। तो मैं थोड़ी अनीस सी साहब आपको अपनी जी जी अनीस फरमाइए। साहब आपने जो एक बात की, जरा आप अपने पोलिंग स्टेशन से तो 98% वोट ले रहे हैं, लेकिन बाकी अगर मैं जी, आपसे पूछूं कि आप नक्कर किला से या बैनाक से या तलावाड़ी से वहां से कितने वोट ले रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस हवाले से कि चूंकि हम जो दो उम्मीदवार हैं, मैं और सरदार हफीज साहब बरियोट वाले, और राजा इसाक साहब और इफ्तिखार साहब, हमारा चूंकि एक मौजा है, और इसमें जो है वो डिवाइड इस तरह है कि इसमें एक नाला जो है वो पड़ता है, और नाले के एक साइड पे एक पूरी 2 वार्डें हैं। एक वार्ड से जो है वो 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक वार्ड से मैं अकेला उम्मीदवार हूँ। तो वो जो है वो चूंकि उन तीनों का पोलिंग स्टेशन भी एक है और वार्ड भी एक है, तो उस हवाले से वो आपस में उनका कंपटीशन है। मेरी वार्ड जो है वो बिल्कुल अलग से है, तो मैं अपनी वार्ड से वोट जो उठा रहा हूँ, और फिर मैं अगर नक्कर में चला जाऊं और किला फारूक अरशद साहब की तरफ हम निकलें, तो इधर भी जो है वो दो बड़े अच्छे सियासी कारकुन है, सरदार फारूक अरशद साहब और सरदार माजिद नवाबी साहब। इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि बीच में से मैं जो है वो इंशाल्लाह निकलूंगा, और मेरे वोट में इनका जब मुकाबला होगा तो मेरे वोट ज्यादा होंगे। हाँ, मैं फारूक अरशद साहब के पोलिंग स्टेशन की बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं इनका भी बड़ा इज्जत एहतराम करता हूँ, माजिद नवाबी साहब का भी इज्जत एहतराम करता हूँ, ये भी अपने अपने पोलिंग स्टेशन से वोट ले रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे मैं सिर्फ वही बात करने का आदी हूँ कि जिसको मैं फील्ड में साबित कर सकूं। तो मैं जो है वो किसी यहाँ पर
किसी स्टंट की बुनियाद पर या किसी झूठ की बुनियाद पर मैं जो है वो अपने लोगों को अंधेरे में भी नहीं रख सकता, और जिसको मैं कल 3 तारीख को साबित ना कर सकूं, मेरा उस बात के ऊपर भी यकीन नहीं है। तो मैं अनीस उधर साहब से भी ले रहा हूँ किला से। इन दो के कंपटीशन में जो है वो वोट मुझे भी आएंगे, और मैं अपने चूंकि वार्ड से इतने वोट। जी जी अनीस साहब, चूंकि सवाल मेरा यह जी, था कि बोलिए, फरमाइए। आप वोट कह रहे हैं, आप नक्कर से भी ले रहे हैं, बैनाक से भी ले रहे हैं, आप किला में फारूक अर्शी साहब के होम पोलिंग स्टेशन से भी वोट ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पोजीशन मजबूत है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन मजबूत है तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किया। फारूक अपना वहां पे फहीम अख्तर अबानी साहब वहां पे वजीर कानून है, इस हल्के से जीते हुए एमएलए हैं, तो उसके बावजूद आप क्या काम करवा पाएंगे? चूंकि आप दोबारा तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, क्या करेंगे आप? अच्छा, शायद साहब एक बात है, थोड़ी सी मेरे ख्याल में अनीस साहब का नेट नहीं है। नहीं, चूंकि मैं तहरीक इंसाफ का हूं, और तहरीक इंसाफ मैं बोलें बोलें बोलें। मैं फारूक अरशद साहब, थोड़ा सा मुझे आप वक्त देंगे, चूंकि बड़ा बोलते हुए आपको भी काफी वक्त हो गया है, और ठीक है, आपकी गुफ्तगू से भी हम सारे महसूस हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि चूंकि जो तहरीक इंसाफ का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं तहरीक इंसाफ में इमरान खान के विजन से, और सरदार जो फहीम अख्तर रब्बानी है, वो चूंकि एक यंग लीडर है, और जो इलेक्शन से पहले उनका जो मंशूर था, उससे मुतासर होकर मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। तो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इलेक्शन हारूं, मैं इलेक्शन जीतूं, मैं तहरीक इंसाफ का हूं, और तहरीक इंसाफ में इंशाल्लाह रहूंगा, और जो है वो इमरान खान का सिपाही बनकर उनका पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं यहाँ लेकिन पर ये भी अनीस साहब कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यूनियन काउंसिल है, और जो स्पेशली हमारा हल्का बलोच है, हमारे यूनियन काउंसिल के लोग भी जानते हैं, हल्का बलोच के लोग भी जानते हैं कि फहीम अख्तर रब्बानी साहब की जीत में और तहरीक इंसाफ की जीत में किसका कितना किरदार है। तो उस हवाले से भी मैं यहाँ पर जो है वो क्लियर करता चलूं कि हमारा एक टीम वर्क था, और उस टीम वर्क की सूरत में जो है वो हमने वो जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी जनरल इलेक्शन के अंदर, और उसी हिसाब से उसी वर्क के ऊपर जो है वो मैं इस इलेक्शन में आ रहा हूँ कि जो है वो जो मैंने वर्क किया था वो लोगों के सामने है, लोगों को उस वर्क का पता है, और जो फिर हमारा जो माशरती काम काज है, उस की बुनियाद पर मैं जो है वो कह सकता हूँ कि मैं इंशाल्लाह मजबूत पोजीशन में हूँ, और जो है वो मैं इनको जो है वो इनके साथ भरपूर मुकाबला करूंगा, और तालावाड़ी और बेनाखा से भी, और कुछ जमातें जो है वो मैं यहाँ पर शायद भाई क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर कुछ जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन के अंदर जो है वो इस दफा हिस्सा नहीं ले रही हैं, और मैं 2-4 दिनों में जो है वो अपनी आवाम को, अपनी यूसी की आवाम को इंशाल्लाह एक सरप्राइज दूंगा, और जो 2-3 जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उनके साथ मामला तय हो गए, और बहुत जल्द वो सारी जमातें भी बायसियत आजाद उम्मीदवार मेरी हमायत का ऐलान करेंगी इंशाल्लाह। लेकिन चलो, अर्शद साहब कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद कामरान भाई आपके पास भी होऊंगा। फारूक साहब क्या कहना चाहते हैं आप? असल में मैं ये कह रहा हूँ कि अनीस साहब कह रहे हैं कि मैं एक वार्ड से मैं अकेला उम्मीदवार हूँ, और बाकी जो है वो किला में 2 वार्ड में, अपर किला की मैं बात, किला खास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 वार्ड है, वहां से मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ, और यहाँ के वोट भी ज्यादा है, उन जो है वो उस मौजिया से ज्यादा वोट है, यहाँ पर 5500 वोट है। और दूसरी बात, जो जहाँ पर माजर नवाबी साहब है, वहां पर एक वार्ड है लोअर किला उसको कहते हैं, 2 वार्ड से मैं अकेला, और नीचे जो वार्ड है वार्ड नंबर 1 लोअर किला, उसमें जो है वो माजर नवाबी साहब है। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि हमें सच्ची बात है अनिल साहब का जो है वो एहतराम, इसलिए कि शुरू से भी जो है वो, और मैं ऐसे वर्कर का इसलिए एहतराम करता हूँ कि जिसे सारी जिंदगी सियासत की हो, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो जिस भी, इसलिए कि मैंने कभी जो है वो ऐसी सियासत नहीं की कि मैं किसी के वजूद से इनकार करूं, किसी की सियासत से इनकार करूं, और ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन एक बात जो रियलिटी है, हमें यहाँ पर सच्ची बात है वो बात कहनी चाहिए जो हम जस्टिफाई कर सकें 3 तारीख को। तो एक बात ये याद रखें कि लोगों के हवाले से
और ये वैसे भी एक जो है वो आपने भी सर्वे किया होगा, आपने भी पूछा होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो असल में जो मुकाबला या जो पोजीशन होगी, चूंकि जो वो तहरीक इंसाफ वहां पर अपनी पोजीशन जो वो वादे नहीं कर सकी है, तो यहाँ पर अगर कहीं कोई कंपटीशन बनेगा तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है वो मुकाबले में आ सकती है। हाँ, अगर अनीस साहब कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो वो सरप्राइज भी मेरे फायदे में जाएगा इंशाल्लाह, उसका मसला नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अनीस साहब को सरप्राइज मैं देना थोड़ा सा चाहिए था। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थो, थोड़ा सा फारूक अरशद साहब, चूंकि मेरा नेट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप मुझे मौका दें, चूंकि आपने तो कहीं जाना नहीं है, आपने एंड तक प्रोग्राम में रहना, इसलिए कि आपकी सर्विस माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी सर्विस है आपकी। तो मैं गुजारिश कर लूं, मैं मैं गुजारिश करता चलूं कि शायद भाई और काजी अदील साहब जो एंकर पर्सन बेसाड़ी न्यूज, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो मैं गुजारिश करता चलूं कि चूंकि फारूक अरशद साहब अगर होते मेरी तरह आजाद उम्मीदवार, तो फिर तो चूंकि ये भी एक बहुत अच्छे सियासी कारकुन है और ये लोगों के काम काज में रहते हैं, मैं इसका एतराफ करता हूं मैं पूरा पूरा। तो लेकिन ये है कि ये एक जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमात का जो है वो वोट बैंक जो है वो हमारी यूसी के अंदर उस तरह का नहीं है। तो चूंकि लोग किसी जमात के जब इंतखाबी निशान उनके सामने आता है तो फिर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होते हैं। तो जो आज़ाद उम्मीदवार होता है तो उसके लिए जो है वो बाज़ दफ़ा जो जमात के मोस्टली जमातों के नाराज लोग होते हैं वो भी उस आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जाते हैं। तो मुझे एक ये थोड़ा सा फायदा हासिल है कि मैं भले पीटीआई का आदमी हूँ लेकिन मेरा इंतखाबी निशान जो है वो साइकिल है, तो कोई किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है। तो नून लीग के भी जो नाराज लोग हैं वो मुझे वोट पोल करेंगे, इसी तरह जो पीपुल्स पार्टी के नाराज लोग हैं वो मुझे वोट देंगे, इसी तरह जो अपना जो है वो दीगर जमातों के हैं वो भी मुझे वोट देंगे। और मैं जिस तरह पहले अर्ज कर चुका हूं कि कुछ जमातें जो हमारे अच्छा खासा हमारी यूसी में वोट बैंक रखने वाली जमातें हैं उसमें जो है वो मैं नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो जो है वो आप 2-3 दिनों में देखेंगे कि वो उनके जो है वो कायदीन में उनके साथ बैठ के वो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो है वो मेरी हमायत का ऐलान करेंगे। तो मैं चूंकि अपने जो सियासी वर्क है मेरा, मैं उस हवाले से जो कहता हूँ, किला में फारूक अरशद साहब भी जानते हैं, ये एक जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, सौदन वेलफेयर एसोसिएशन, उसके ये सदर है और उसमें हमारा भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे वालिद मोहतरम का। ये जरूर इसको इस बात को जो है वो एतराफ करेंगे इसका फारूक अरशद साहब। फिर किला में जो है वो किला को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। किला में मेरे वालिद साहब ने कोई 22-23 साल जो है वो बड़ी मशक्कत की है, वहां के लोगों की खिदमत की है। मैं उसका कोई कोई नहीं मांगना चाहता हूं कि जो मेरे वालिद साहब की खिदमत है, मैं कहता हूं जो मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं उस हवाले से लोग मुझे वोट दें। और कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे उम्मीदवार भी हैं, मैंने आज देखा है लोगों की जो मीटिंगें हैं जो फेसबुक पे ऊपर आ रही हैं, यानी जो हमारे यूनियन काउंसिल के लोग है ही नहीं है, उनको बुला के उनको बिठा के वो मीटिंगें कर रहे हैं। और जो है वो यानी यूं समझ लें कि ये हर बंदा अपने पुलिस स्टेशन पे सुबह दोपहर शाम 3-3 मीटिंगें हो रही हैं। तो इस तरह नहीं काम चलता मेरे भाई। यहाँ लोगों के काम काज करने पड़ते हैं, यहाँ लोगों के अंदर रहना पड़ता है। मैं फारूक अरशद साहब हर जो है वो महीने के अंदर किला में जो है वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। इनसे जरा इन्हीं से पूछ लें कि टंगी गला में बेतरा टंगी गला रोड के लिए हमने जो है वो तारीख साज धरना जो है वो टंगी गला में दिया था, 4 दिन शटर डाउन, उसमें ये भी आए थे, इन्होंने भी हमारी हमायत की थी। किला में अगर ये कोई प्रोग्राम करते मैं भी जाता हूं। हम जो है वो लोगों की वो देसी जुबान में कहते हैं अगर कोई कड़ियों का मामला हो तो हम अपने ये जो कंधे हैं ना ये पेश करते हैं। हम अगर किसी का जनाजा हो तो हम पीछे खड़े होकर जो है वो सियासी बातें नहीं करते, हम जनाजे को कंधा देने वाले लोग हैं। हम जो है वो कहीं किसी को रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको अपने कंधों के ऊपर उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले लोग हैं। हम जो है वो कहीं भी किसी को थाने कचहरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए रात को 12 बजे पहुंचने वाले लोग हैं। और ये जो मैं समझता हूं कि सियासी यतीम
और ये जो आके अपनी नौकरियां करते हैं, कोई पिंडी में करता है, कोई सऊदीया में करता है, कोई दुबई में करता है, और जब इलेक्शन आते हैं तो इनको चस्का चढ़ जाता है और आके इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक दफा बैलेट जो है वो बैलेट से लोगों को फैसला करने दें, फिर लग पता जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। तो मैं चूंकि मेरे हवाले से कभी इस तरह उस तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती है कि ये हमायत याफ्ता है, ये नहीं हमायत याफ्ता है। मैं ठीक है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, तो मैं वोट जो है वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी लोगों से मांगूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों के काम काज मैंने किए हुए हैं, जिन लोगों की खिदमत मैंने की हुई है, वो कभी मुझे मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है अनीस साहब, दो छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। फारूक साहब यही सवाल आपसे भी। फारूक साहब, शायद साहब एक अनीस साहब से एक जो है वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर लूं। ये जो अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने। अनीस साहब, अगर आप जो वो इजाजत हो, अनीस साहब बाहर सूरत इलेक्शन लड़ना है। अनीस साहब जी, मैंने पहले अर्ज किया था चूंकि मैं आपकी आवाज मुझे आ गई है, आप सुन लें। मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं पार्टी ने जो है वो मेरे साथ वादा, मैं इस वादे की बुनियाद पे शामिल हुआ था। फिर हमारे कायद जो फहीम अख्तर रब्बानी साहब है, उन्होंने जो है वो बड़ी महफिल में मेरे हक में टिकट का ऐलान किया हुआ है। इसके बावजूद अगर वो कहीं बैठ के कोई पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो मैं उस गुफ्तगू में जरूर बैठूंगा। लेकिन ये है कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला अपने अवाम से मुशावरत से किया है। अगर मैं उन लोगों के बीच में जाऊं तो वो अगर आज भी मुझे हुक्म करें कि आप बैठ जाएं लोग, मैं किसी की और की बात जो है वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। अवाम ने मुझे कहा था, मेरी वार्ड के लोगों ने मुझे कहा था, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप इलेक्शन लड़ें। मैं उस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में हूं और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और इंशाल्लाह अगर मैं वोट कम ले लेता हूं, मैं इसको अपनी कोई सुबकी नहीं समझूंगा। पहली बात यह है कि मैं इंशाल्लाह जो है वो जरूर फतह याब हूंगा, इसलिए कि मैं खलूस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं लोगों की मैं आपको शायद भाई ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे इलेक्शन है, बल्दियती इलेक्शन, इनको लोगों ने मजाक समझा हुआ है। ये बल्दियती इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ये जो है वो सियासी कम है और माशरती ज्यादा है। यो इन इलेक्शन का माशरे की तामीर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और अगर आप किसी ऐसे नुमाइंदे को जो है वो आगे भेजेंगे जिसको ना जिरगे का पता होगा, ना कचहरी का पता होगा, ना दो भाइयों को जोड़ने का पता होगा, तो वो कैसे जो है वो इस माशरे में बेहतरी लाएगा। हम इंशाल्लाह इस माशरे को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे और हम इस माशरे की जो है वो मुस्बत बुनियाद के ऊपर तामीर करेंगे। और अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं पूरे वसूख से ये कहता हूं कि मैं अपनी यूनियन काउंसिल का जो है वो मॉडल यूनियन काउंसिल भी बनाऊंगा और माशरे को जो है वो इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि 3, 4 साल, 5 साल जो हमारा दौरानिया होगा उसमें मैं अल्लाह के फजलो करम से जो है वो कबीलाई तासुबात के सारे बुत तोड़ के रख दूंगा। मैं जो है वो ये कुंबे कबीले की सियासत को जो है वो इसका जड़ से खात्मा करवाऊंगा। और मैंने अपने करैक्टर से, अपने जो है वो किरदार से जो है वो साबित भी किया है, आइंदा भी साबित करूंगा। और जो है वो किसी से भी पूछ लें आप यूनियन काउंसिल के अंदर। जी अनीस साहब, एक तो आपने ये कहा कि मुझे अगर हुक्म आ जाए फहीम अख्तर रब्बानी साहब का कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ने तो आप मतलब विड्रा कर देंगे किसी के हक में। दूसरी नहीं, बात मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरी वार्ड के लोग जिन्होंने मुझे खड़ा किया था, जिनके साथ मैं मुशावरत करके इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के मैंने जो है वो कागजात जमा करवाए थे, वो वार्ड के लोग अगर बिठाकर मुझे क्या देते हैं कि आप इलेक्शन से विड्रा हो जाओ, तो उनका हुक्म मेरी सारी आंखों के ऊपर होगा। अदरवाइज मैं अवाम के साथ हूं, मैं अवामी नुमाइंदा हूं, मैं अवाम की जंग लड़ूंगा, मैं अवाम के लिए सुबह दोपहर शाम हाजिर हूं। ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि आप जरा किसी पिंडी वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पिंडी से चुके हफीज साहब मेरा ख्याल है जो सिद्धार्थ मैं हफीज साहब के ऊपर मैंने तनकीद नहीं की, चूंकि पिंडी वाले बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे हैं। मैं किसी एक उम्मीदवार को मेंशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि हफीज साहब है। मैं जो है वो पूरे हल्के की बात कर रहा हूं कि पूरे हल्के में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हफीज साहब मेरे भाई है, वो मुझसे सीनियर सियासी कारकुन है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। फारूक रशीद साहब, आपसे एक छोटी सी चीज मैंने पूछनी थी। जिस तरह
अनीस साहब ने भी कहा कि आप किसी वेलफेयर तंजीम एसोसिएशन के सदर भी हैं, और ये आपकी जो पार्टी का आइन है, आपकी पार्टी का आइन ये कह रहा है कि आप अगर किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार हैं तो आप ये इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपकी पार्टी का आइन कह रहा है। तो ये दो चीजें कैसे आप मतलब इकट्ठी कर रहे हैं? सर इसके एक ऊपर एक मुझे भी मौका देंगे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, एक बात यह है कि भी आप रशीद साहब को लाइन पर ले, जो सीनियर नायब सदर हैं। तो मैंने उनको जब इलेक्शन का मैंने ये सिलसिला किया था तो मैंने उनको चार्ज हवाले कर लिया था कि आप चूंकि सीनियर नायब सदर हैं, मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरा जो है वो अब मेरा इस वेलफेयर की सदारत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। ये अभी लाइन पर लेकर आप बात कर सकते हैं। सरदार राय रशीद साहब उनका नाम है। ठीक हो गया जी? आप रिजाइन कर चुके हैं? हाँ, एक तो ये इसमें बात थोड़ा है। सा मुझे भी मौका देंगे शायद भाई, थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे भी मौका देंगे। अली साहब आप बात कर चुके हैं ना मेरे भाई, आप बात कर मैं चुके सुन रहा हूँ। बाकी मुकम्मल होने को मौका मिलेगा। सल्ली से बात करें। अब एक बात देखें कि यहाँ पर बंदे को, सच्ची बात है, आधा टीचर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए। बंदे को क्लियर जो है वो उसका स्टांस होना चाहिए। मेरी वेलफेयर के, ये जो सदर्न वेलफेयर एसोसिएशन है, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे मद्दे मुकाबल ये अनीस गोगा साहब भी थे, ये उसी वेलफेयर का हिस्सा थे। ये इलेक्शन लड़े, ये समझ ले कि उस वेलफेयर में मेरे अपोजिशन लीडर हैं, यानी अपोजिशन में ये हैं अनीस साहब। उसके बाद दूसरी जमातों में से बहुत सी वार्ड के सदूर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनमें जो है वो मैं सबके नाम नहीं लेता, तमाम पार्टीज के लोग जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक हो गया जी? लेकिन मेरे ख्याल में बाकी किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने ये काम है बाज़ाब्ता अंदाज में जो वो किया हुआ है। दूसरी बात एक और है, मैं जो अर्ज करूं कि यहाँ पर इस यूनियन काउंसिल में कोई ऐसा बंदा नहीं है और कि जिसमें जो है वो कोई ऐसा कोई पिंडी या जापान या कोई कोई बात है, मुझे जो है वो उसकी जो है वो मुझे अनीस साहब की समझ नहीं आई। मैं अपने हवाले से ये कह दूं कि मैंने जिंदगी में एक ही काम किया है, वही मेरा पसंदीदा काम है कि मैंने सिर्फ सियासत की है। बाकी कोई ऐसा जो है वो कोई सिलसिला जो है वो नहीं किया है। दूसरी बात जो बाकी जो है वो कि यूनियन काउंसिल में पोजीशन, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो ये उंगलियों पर गिनने वाली जो है वो यूनियन काउंसिल है, बड़ी छोटी सी जो है वो, इतना कोई बड़ी कोई जो है वो फिलासफी है ही नहीं। और वैसे भी मैं ये कहूंगा कि 3 तारीख को अनीस साहब ने कहा कि पार्टीज का भी इशू होता है। मैं वाहिद उम्मीदवार हूं कि जो वोट बैंक लेकर अपना जाती वोट बैंक में आजाद भी लड़ा हूं, मैं आजाद भी लड़कर अपना वोट बैंक रख कर आगे चल रहा हूं। और बाकी जो फारूक अर्शी साहब, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का कितना वोट बैंक है आपकी यूनियन काउंसिल में? देखे जी, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मैंने 2014 में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट किया था, 750 वोट मैंने लिए थे। ठीक हो गया जी? और जब मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा तो मेरे वोट जो है वो यही वोट है मेरे, ये एक सिलसिला है। अब मैं उससे जो वो आगे चल रहा हूँ, वहां से लेकर जो वो एक सिलसिला जो वो आगे मैं चल रहा हूँ। और अनिल साहब ये कह रहे हैं कि 98%, अच्छी बात है, अल्लाह पाक करे जी, अल्लाह पाक करे को मेहनत का जो वो सिला जरूर दे। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन की जो बात हो रही है कि 2014 में जिमनी इलेक्शन था, एक तरफ हुकूमत थी, दूसरी तरफ जो वो अपोजिशन थी, तो वहां पर जब इलेक्शन हुआ तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन मेरे 165 वोट, और जो उस वक्त हुकूमत थी, जो जिमनी इलेक्शन थे, उनके 152 वोट थे। तो अब ये जो सिलसिला है, मैं दावे इसलिए, और फेसबुक के हवाले से भी अनीस साहब ने बात की, मैंने वो सियासत इस दफा छोड़ी हुई है। पता नहीं अनीस साहब किसको कह रहे हैं, और वाकई ये बात दुरुस्त है कि बाज लोग दूसरी यूनियन काउंसिल से लोग लाकर जो है वो ये वैसे लोगों को दिखाते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैंने इस दफा जो है वो एक काम 2021 में मैंने बहुत फेसबुक पर काम चढ़ाया, जिसका नतीजा ये निकला कि लास्ट पर वो मेंशन का वो पकड़ कर वो जो है वो सारे लोग लास्ट पर चले गए। तो इस दफा जो है वो मेरा फेसबुक का जो काम है
वहाँ जो तशहीर है वो कम है, बैलेट के लिए वो ज्यादा है। और मैं ये कोशिश करूंगा और वैसे भी कर रहा हूँ, और इस यूनियन काउंसिल क्या इस पूरे हल्के के लोगों को ये पता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी ये समझ लें कि कभी ना घबराहट हुई, ना कोई ऐसा कोई सिलसिला, ना मरम्मत का तकाजा रखा। जहां पर किसी से जुल्म हुआ, कोई नाइंसाफी हुई, हम बाबांगे दुल उन लोगों के पास, जो अपने लोगों के पास खड़े रहे। और इलेक्शन के बाद भी मैं कर्ज करूं, मैंने तो सीधी सी बात है, जब इलेक्शन लड़ना है तो मैंने लड़ना ही लड़ना है। अनिल साहब कह रहे हैं कि लोग फैसला करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई ने अभी तक शायद फैसला, एक तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो लड़ना है, फिर कह रहे हैं कि अभी अभी मुशावरत होना बाकी है, कोई मुशावरत का सिलसिला भी रहेगा। तो इस हवाले से मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि क्या आपने लड़ना ही है या नहीं लड़ना है इलेक्शन। जी अनीस भाई, आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं आदिल भाई आपके पास आऊंगा। अनीस साहब का मेरा क्या इंटरनेट दोबारा ड्रॉप हो गया शायद। आदिल भाई, एक तो बड़ा इश्यू ये भी होता है किसी भी हल्के में, ये जो सारा लोकल इलेक्शंस है, लोकल बॉडीज के, इनमें के जो हल्के में मौजूद नुमाइंदा है, उसकी मतलब सोशल वर्क वहां पे कितना है, क्या है, वो लोगों के आना जाना, लोगों के काम काज, लोगों की कोर्ट कचहरी, वो कितनी है, क्या उसकी, ये भी तो चूंकि बड़ा मैटर करता है ना। अगर फर्ज किया उम्मीदवार पिंडी रहता है या लाहौर रहता है या कराची रहता है, इलेक्शन लड़ने के लिए वो आया हुआ है वहां पे, तो ये तो बड़े साइड इफेक्ट्स ने, क्या कहते हैं आप इस पे। मैं अनीस गोगा साहब। अच्छा, मुझसे आपने क्वेश्चन किए, चलो मैं आधा सा कोई सुन पाया हूँ, आधा सा नहीं सुन पाया हूँ। पहली बात तो मैं एक फारूक अरशद साहब की जो आपने वो इस्तीफे के हवाले से बात की, वो तो दूसरा ये है कि एक इन्होंने बात की कि जी मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैंने वोट लिए थे। तो मैंने पहले अर्ज किया था कि आज़ाद उम्मीदवार वोट लेना थोड़ा सा आसान इसलिए होता है कि बहुत सारी जमातों के नाराज लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप किसी जमात का इंतखाबी निशान उसके साथ लड़ेंगे तो फिर वही बंदा वोट देगा जो उस जमात का जो वो रुकन होगा। दूसरा, ये जो सुदन वेलफेयर एसोसिएशन में जो है वो फारूक अरशद साहब भी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था उस वेलफेयर के अंदर। हमारी 2 यूनियन काउंसिल के ऊपर एक तंजीम है और बड़ी वेलफेयर भी करती है लोगों की। और मैं इसलिए उसका हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो उसके बानी सदर भी हैं। तो उसके आइन के सफ़ा नंबर 2 की शिक नंबर 5 है, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा तो उसका जो कोई ओहदेदार होगा वो अपने पहले ओहदे से पहले इस्तीफा देगा। तो इस हवाले से ये मैं जरूर कहूंगा कि फारूक अरशद साहब को जो है वो पहले उसकी सदारत से, चूंकि ये एक आईनी बात है और ये चूंकि बड़े उसूली बंदे हैं फारूक अरशद साहब, तो चूंकि बंदे को उसूली अगर बंदा हो तो उसको उसूलों के ऊपर कायम दायम रहना चाहिए। और आइन जो हम लिखते हैं या बनाते हैं अपने बेहतरी के लिए, अपने माशरती मामलात के लिए, तो फिर अगर उसके ऊपर खुद हम अमल दरामद ना करें तो थोड़ा सा जो है वो ये एक मामला है। इन्होंने बड़ा ठीक बात की कि मैं उसका जो है वो मैं अपोजिशन लीडर भी हूँ उस हाउस का, जो हमारी जनरल काउंसिल है। अनिल साहब बात सुने, अनिल साहब मैंने कह दिया, थोड़ी सी जगह ना बात को क्लियर ले के राय रशीद साहब को लाइन पर जो वो ले, मैं नंबर जो वो सेट कर लेता हूँ, मैंने देकर काम किया हुआ। नहीं चले, ये हमारा सियासी मौजूद नहीं है, इसको रहने दे। वो ये है कि देखे ना, इस्तीफा देना, इस्तीफा देना और जो है वो इख्तियारात कुछ दिनों के लिए उनसे सुबुकदोश हो जाना, ये 2 अलग बातें। लेकिन चलें, ये हमारी जनरल काउंसिल का मामला है, उधर इसको डिस्कस कर लेंगे, ये हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला चूंकि इस वक्त जो है वो मेरा सवाल ये था, वो फारूक साहब आप रिजाइन कर चुके हैं, फारूक साहब ठीक है, वो हमने मान लिया कि आप रिजाइन कर चुके हैं। अभी मेरा सवाल ये था कि चूंकि उम्मीदवार, चूंकि जो होता है ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, इसमें उम्मीदवार का सोशल वर्क भी देखना पड़ता है। उम्मीदवार कितना मतलब आपके साथ, आपके मोहल्ले में जाता आता है, आपके गांव में रहता है नहीं रहता है, कौन रहता है, क्या काम करता है, कितने सोशल वर्क है, ये देखा जाता है। मैं ये पूछ रहा था कि चूंकि जरा आप 5-6 जो कैंडिडेट हैं, तो आप में जरा जो सोशल वर्क जिसका ज्यादा होगा वो मेरा ख्याल है सोशल वर्क के ऊपर अगर जाए ना, मैं कहता हूं सोशल वर्क के ऊपर अगर जाए ना, तो वोट का हक या मेरा बनता है या फारूक अरशद का बनता है। मैं सच्ची बात, ये नहीं कि कोई मुंह पे बैठे हुए हैं। और मैं अगर सोशल वर्क के ऊपर जाए तो या वोट मेरा बनता है या इनका बनता है। आदिल भाई सोशल वर्क पे अगर हम बात करें, सारे उम्मीद मादिन वावी साहब, सिद्धार रफी साहब, राजा इसाक साहब, क्या कहेंगे आप? अगर सोशल वर्क पे हम बात करें, किसका हक बनता है ज्यादा है?
शायद भाई मैंने जैसे पहले आपसे जिक्र किया था कि अलका बलोच के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा किया है फारूक अरशद साहब ने। तो इसका मतलब है कि अगर अलका बलोच के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा किया तो अपनी यूनियन काउंसिल में उन्होंने जरूर किरदार अदा किया होगा। फारूक अरशद साहब कई बार हमारे पास चार बैठ भी है, हमने इनको खुश आमदीद कहा। इसके बावजूद इसके फारूक अरशद साहब ने ना सिर्फ अलका बलोच में बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो भी मसाइल होते हैं उन पे बहुत बेहतर अंदाज में काम किया। वेलफेयर के हवाले से भी फारूक अरशद साहब ने बेहतरीन काम किया। अनीस गोगा साहब ने भी काम किया, लेकिन जिस तरह फारूक अरशद साहब ने काम किया मेरे ख्याल से उस तरह भी वो काम नहीं किया। इनका भी एक अपना काम का लेवल है, फारूक अरशद साहब का अपने काम का लेवल है। फारूक अरशद साहब जनरल असेंबली के लिए इलेक्शन के उम्मीदवार थे, अनीस साहब अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के लिए उम्मीदवार हैं। तो ये हर एक चीज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वोट का हक किसका बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और उसके बाद ये यही राय ना काम कर लें कि हम इन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल, जो जो लोग प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो हमें कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि वोट किसकी पोजीशन कितनी मजबूत है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक और सर्वे कर पाएंगे इस यूनियन काउंसिल का। तो इसलिए जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इस वक्त वहाँ पे किसकी पोजीशन मजबूत है और कौन जीत रहा है, किसकी पोजीशन क्या पोजीशन है। नहीं, दूसरा ये भी था ना कि जो इफ्तिखार आजम साहब हैं, सिद्धार हफीज साहब हैं, माजिद नवाबी साहब हैं, राजा इसाक साहब हैं, ये सारे लोग चूंकि ज़ारा इन्होंने ज्वाइन करना था, मुझे इंटरनेट की ऐसी पोजीशन है वहाँ पे, मेरा ख्याल इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। लेकिन सोशल वर्क के हवाले से फारूक अरशद साहब, जिस तरह आदिल भाई ने भी कहा और अनीस साहब खुद भी कह रहे हैं कि आपका और ज़ारा सोशल वर्क तो बहुत अच्छा है, तो सोशल वर्क का एक एडवांटेज तो आपको होगा। जी जी, मैं आदिल भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी जो है वो चलें थोड़ी बहुत मेरे हवाले से भी बात की, ज्यादा फारूक अरशद साहब से हवाले से बात की। तो ये जो कह रहे हैं मैं मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनको जो है वो किसी एक साइड के ऊपर वैसे मीडिया के ऊपर बात करने से इज्तनाब इसलिए करना चाहिए कि आप जो दोस्त हैं हमारे मीडिया के हवाले से, तो आप इस हवाले से सवाल जरूर कर सकते हैं कि जी आपका कितना है, आपने क्या किया, ये किया, वो किया, नहीं किया। इस हवाले से सवाल जरूर बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मेरे भाई डंडी मारने की कोशिश इन्होंने की है, फिर भी मेरे भाई हैं तो। अच्छा अनिल साहब, एक बात है, मैं इसलिए नहीं बोला कि वो आदिल साहब जो वो काम करे, मैं छोटा सा जो छोटा सा एक जो आवाज करूंगा कि इन डेढ़ सालों में बिजली के बिलात में बेतहाशा इजाफा हुआ, आटे की एलोकेशन कम हुई, उसके अलावा जो है वो ये पेंशन जो थे उनकी पेंशन बंद की गई। क्योंकि आपकी हुकूमत थी तो ना वो बिल्लात पर जो है वो बात है आप उस तरह से कर सके। मैं तो सड़क पर मौजूद भी रहा, थ्रट भी जो है वो सारे मामला जो है वो, एक बात ये मैं अर्ज कर लूं कि मैं हमेशा जिसकी भी हुकूमत थी, वो फारूक अहमद ताहिर साहब की है या फहीम अख्तर रबानी साहब की, मैंने जिंदगी में कभी कोई लेटो लाल से काम नहीं किया और कभी ये नहीं देखा, बल्कि अख्तर हुसैन रबानी साहब के दौर में भी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वहां भी जब कोई मसाइल होते थे हम वहां उनके साथ होते थे। तो हम जो बाहर सूरत और इस हवाले से मेरे इस हवाले से मुझे भी थोड़ा सा टच आप दे देना कि मैं भी कहीं अगर पीछे रहा हूं। मैं दे रहा हूं जी। मैं अनिल साहब, अब बेहतर सड़क के हवाले से आपने एक बात मैं अर्ज करूं कि फारूक अहमद ताहिर साहब के दौर में आपने भरपूर जो वो एजुकेशन किया, भरपूर मेरी है, किरदार। बेहतरा रोड के हवाले से वो किसी की नहीं हो सकती। नहीं सुने ना जी, किसी की नहीं। हम जो वो मैं अगर वो बोर्ड पर आप देखे तो मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी गया इस बेहतर सड़क के हवाले से, वहां भी जाकर मैंने यहाँ से 6 गाड़ियां लेकर गया था। एक बात ये सुने ना, आप टंगीगला ही थे, मैं किना भी था, टंगीगला भी मैं इस्लामाबाद, वो यहाँ पर ये सारा सिस्टम मौजूद है। तो मैं करूं कि आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत थी तो आप जो है वो एहतजाज में शामिल थे जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जिस बुनियाद पर ये यूनियन काउंसिल जीती गई, उसके बाद आप थोड़ा सा
आपका ये नहीं है कि मैं किरदार डिनाई कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले कह दिया आप सियासी वर्कर हैं, आप लोगों के काम भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका अपनी हुकूमत में मरम्मत जो है वो पालने का ये जो सिलसिला है, ये जो है वो इसमें मेरा जो है वो एक सिलसिला है। और शाह साहब मैं एक और अर्ज करूं कि ये नहीं हल्का बलोच के अंदर ही जहाँ भी किसी मजलूम गरीब के साथ जुल्म होता है, मुझे जो इनबॉक्स में आकर लोग मैसेज करते हैं कि फारूक अच्छे साहब आपने आवाज, वहां पर बड़ी बड़ी जुबानें गूंग हो जाती हैं, और हम जहाँ जुल्म देखते हैं वहां पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो बलोच का कोई मसला हो, वो बाघ का कोई मसला हो, वो कहीं हो, जहाँ पर सबके जब वो पर जलने लगते हैं वहां पर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे पर नहीं जलते। एक बात ये हम अर्ज करें। बाकी वेलफेयर के हवाले से मैं इसलिए नहीं कहता कि ये इस काम का कोई क्रेडिट में इसलिए नहीं लूंगा कि कोई काम कब्र के लिए छोड़ना बड़ा जरूरी है, और मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं डिनाई करूंगा कि मैंने किसी की वेलफेयर की है या नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। हमें हमारे लिए वो काम है मैं कि कब्र में भी कोई चीज काम दे, और अगर मैंने कोई नेकी की है या फारूक साहब, का काम किया है, तो वो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा, मैं अभी कहूँ कि मैं बायसियत सदर, तो इसका मतलब ये है कि मैं लोगों से वोट सिर्फ इसलिए वसूल कर रहा हूँ कि मैंने ये नेकी की, मैंने वो नेकी की। हम प्रोग्राम की बात करते हैं, हम मंशूर की बात करते हैं, कि हम मेरिट और इंसाफ की बात करते हैं। हमें इस बुनियाद पर वोट दें, हम आपके दरमियान रहते हैं, हम आपके मसाइल के हल के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, आप हमें वोट दें। हम आपके हुकूक की जंग लड़ते हैं, आप इसलिए हमें वोट दें। आप क्राइटेरिया तय करें, और जिसका राइट बनता है उसको उसका हक जो है वो पहुंचाएं, इसलिए कि ये जो वोट है ये जमीर की आवाज है, और जमीर की आवाज बिल्कुल पर ठीक है। जब फारूक अर्शी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुझे इसलिए वोट दें, अनीस साहब आपसे पूछूंगा कि आप किस लिए वोट मांग रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से होगा कि खुदा न खास्ता मतलब आप जीतें, दोनों आप जीतें, मैं तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आप दोनों मेरे प्रोग्राम में आए, बाकी भी जो है सारे अगर जीते हैं, मेरी वेल विशेस आप सबके साथ हैं, लेकिन अगर आप जीतते हैं अनीस साहब, तो आप क्या करेंगे अपनी यूनियन काउंसिल के लिए, आपके पास क्या प्लान्स क्या है? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाऊं और अपने लोगों की खिदमत करूं। मैं देखे यहाँ पर जो है वो लोग एमएलए बन जाते हैं, वजीर मशीर बन जाते हैं, झंडी मिल जाती है। माजी में लोगों ने जो है वो बड़े बड़े यहाँ पर लीडर गुजरे, लेकिन किसी ने कोई तब्दीली लाने की कभी कोशिश ही नहीं की है। मैं ये कहता हूँ कि जो बल्दियती इलेक्शन है इनका जो ये सियासी कम है और माशरती ज्यादा है। मैं कहता हूँ अगर मैं अल्लाह करे मैं जीत जाऊं, मैं अपने लोगों को जोड़ूं, मैं जो है वो अपने लोगों को उनकी खिदमत इस तरह करूं कि ये जो छोटे छोटे उनके दरमियान फितने हैं, ये जो कुंबे कबीले के मामलात हैं, ये सुद्दन है, ये अवान है, ये राजा है, ये चौधरी है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये खत्म कर दूं। उसके बाद जो है वो मैं अपने लोगों की लड़ाई जो है वो लड़ूं, इनकी तामीर। मैं आपको कहूँ ना कि शाहिद साहब के अगर आप कहीं 10 लाख रुपए की स्कीम लेके आ जाते हैं, तो अगर उसको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके किसी अच्छे तरीके से उसको आप लगाएंगे, तो मैं कहता हूं कि आप ठीक ठाक जो है वो काम कर जाएंगे। लेकिन वही 10 लाख रुपया जब आप किसी जो है वो लल्ले तरीके से जो है वो उसको किसी अपने सियासी कारकुन को दे देंगे, वो एक मशीन लेके आ जाएगा, मशीन को इधर उधर करके ले जाएगा, बारिश होगी, रोड खत्म। तो यहाँ पर जो है वो मनसूबाबंदी की बड़ी जरूरत है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं जीत जाऊं तो इस कम्युनिटी को जो है वो इसका जो है वो कोई भी स्कीम आए उसमें जो है वो इसका शेयर रख के इन लोगों को बीच में डाल के तो जो है वो अपनी यूनियन काउंसिल की तामीर और तरक्की जो है वो करें। उससे जो मैं ये भी जहाँ पे बात क्लियर कर दूं कि जो बेतरा टंगी वाला रोड है वो इस दफा सरदार फहीम अख्तर रब्बानी साहब ने, जो हमारी जिले एडीपी है 13 किलोमीटर, उसमें जो है वो शामिल हो गई है। और अगर जिस तरह फारूक अरशद साहब ने फरमाया कि अपनी हुकूमत में हम जो है वो कोई इस तरह बड़ा एहतजाज नहीं किया है, मैं फारूक अरशद साहब आपसे और अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों से और इस जो बेतरा टंगी वाला रोड है इससे जो मुस्तफीद होने वाली जितनी आबादी है,
जो है वो एक पूरा हमारा एक जो है वो डेढ़ जिला जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहा है। वो ठंडी कसी से लेकर हजीरा फॉरवर्ड कोटा तक जो है वो लोगों को सहूलत होगी। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता जो है वो मार्च में मुझे पूरा यकीन है कि उसके टेंडर जो है वो हो जाएंगे। अगर मार्च में टेंडर नहीं होते तो मैं हल्फन ये फारूक अरशद साहब आपसे ये बात कहता हूं कि मैं टंगी गला रोड हम जो है वो ब्लॉक करेंगे, वहां पर हम धरना देंगे, और फिर जो है वो अगर हमें अपने मिनिस्टर साहब का भी रास्ता रोकना पड़ा तो मैं उसके लिए भी दरेग नहीं करूंगा। तो फिर जब मैं शामिल हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो मैंने दो मुतालबे रखे थे। एक कि मैं बल्दियती इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरा ये है कि टंगी गला किला चूंकि हमारा मोज़ा है, मरकज है, तो जो मेरा मोज़ा है बरियोट, उसको किला के साथ लिंक किया जाए और बेहतरीन जो है वो रोड बनाकर लिंक किया जाए। मैं इस मौका पर सरदार फहीम अख्तर बानी साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा एक वो मुतालबा जो है वो पूरा किया, और 6 किलोमीटर रोड आज जो है वो हमारी जिला एडीपी के ऊपर जो है वो मौजूद है। इंशाल्लाह मार्च में उसके टेंडर होंगे, और उसके बाद जो है वो मेरे बरियोट के लोगों को, बेसाड़ी के लोगों को, मेरे भाई जो इधर बैठे हैं बेसाड़ी न्यूज वाले, इनको जो है वो एक सफरी सहूलत मैसर आएगी, और ये जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर बेसाड़ी से जो है वो इंशाल्लाह किला टच करेंगे, और फिर बेहतरों से होते हुए ये पलंदरी पहुंचेंगे। तो मेरा ख्वाहिश ये है शायद भाई कि बस जो माशरे की जो नाहमवारियां हैं उनको जो है वो खात्मा किया जाए। आज भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन लड़ने वाले बहुत सारे उम्मीदवारों को मैंने ऐसा देखा है, जो हमारे जो हल्के से मुस्लिम यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं कि मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा हो रहा होता है और वो होटलों में छुप कर बैठे होते। खदारा में हम जो है वो इस कल्चर के बिल्कुल भी नहीं है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, और जो है वो हमारी जो पैदाइश जो है वो मजहबी घराने के अंदर हुई है, और जो है वो हमारे उम्मीदवार की कुछ ना कुछ चीजें देखकर लोगों को वोट पोल करना चाहिए। एक तो कम अज कम अगर कुछ नहीं है तो 5 वक्त का नमाजी हो, अगर 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ता है कम अज कम जुमा पढ़ने वाला जरूर हो। आनी साहब मेरे पास खबरें आ रही है कि कोई मजहबी जमातें आपकी हमायत का ऐलान करने वाली हैं, तो ये इसलिए तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं मैं मजहबी नहीं मजहबी मैं मजहबी जमातों की नहीं, मैं सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहा हूँ। मजहबी जमातों का जो है वो मैं उस हवाले से नहीं, लेकिन मैं ये जो हकायक आपके सामने बयान कर रहा हूँ अपना कि आप देख लें कि अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता, मैं ये कहता हूँ ये फारूक अरशद साहब बैठे, आप बैठे, आप अगर आपका ताल्लुक एक गांव से है और जो है वो आपकी और फारूक अरशद साहब की कहीं लड़ाई हो जाती है किसी जो है वो जमीन के मामले में, वो हमारी पहाड़ी में कहते हैं टंडी बनने के मामले में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो जब आपका एक नेगेटिव आदमी आपका जो है वो अगर कहीं वार्ड का मेंबर बन जाएगा तो वो कल लोगों को अगर जोड़ेगा नहीं तो फितरों बरपा होगा। वो किसी एक साइड पे जो है वो जी हुक्म करें। साहब मुझे 1 मिनट टाइम दें, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं सदके जाऊं मेरे बड़े दोस्त हैं और मैं वेलकम, मैं मेरी तरफ मैं भी इनको वेलकम करता हूं जी। इफ्तिखार आजम साहब ने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या तीर पे ठप्पे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ठप्पे, इनसे पूछते हैं हम। इफ्तिखार साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप। इफ्तिखार साहब क्या पोजीशन है, तीर पे ठप्पे लगेंगे या नहीं लगेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बोले आप तीर पे हेलो जी बोले। हेलो भाई आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। शायद भाई मुझे भी आ रही है इफ्तिखार भाई की आवाज। एक मिनट अनीस भाई आप मुनक़ता हो गया, दोबारा वो ज्वाइन करते हैं, उनसे बात करते हैं। अदील भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बोले आप। जी शायद भी जैसे अनीस भाई ने कहा था ना इससे पहले कि जो मीडिया एक्टिविस्ट है उन्हें किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने तरफदारी में बात नहीं की थी। जब शायद भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने ये बात सामने रखी थी कि किसका क्या काम है। मैंने ये नहीं बात की कि आपने किसको वोट देना, मैंने बल्कि शायद भाई की ये बात बोली कि आप मस्जिद से करने पसंद में
देख सकते हैं कि लोग किसके अपने वो कमेंट में बता सकते हैं कि वो किसको सपोर्ट करें या वोट करें। मैंने हर चीज ऐसी कोई बात नहीं की और ना हम ये बात करेंगे, लेकिन जो हकायक है हम वो आवाम के सामने रखना चाह रहे हैं कि फलां बंदे ने किस दौर में क्या काम किया है। बस हमारी सिर्फ गुजारिश इतनी होती है बाकी नहीं भाई, जो लोग जिस तरह का भी काम करते हैं हमारी ये कोशिश होती है कि उसको मीडिया पे लाया जाए, लोगों को दिखाया जो जो हक के सच की बात है बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल ठीक। तमाम आदिल भाई, सामने आदिल भाई, आदिल भाई, इफ्तिखार आजम साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे मैं बात कर लूँ अगर, तो उसके बाद आपके पास आता हूँ। इफ्तिखार भाई प्लीज। इफ्तिखार भाई एंट्री रिमूव कर दें शायद। हेलो। जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। हेलो। जी आप इफ्तिखार अपना भाई, हेलो। इफ्तिखार भाई, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि क्या 3 दिसंबर को तीर पे ठप्पे पड़ने वाले हैं वहां पे आपकी यूनियन काउंसिल में? इन हालात में मुश्किल लगता है। हाँ, इफ्तिखार भाई से राब्ता मेरा मुनक़ता हो गया है। मैं फारूक रशीद साहब और अनीस साहब, आपसे चूंकि आखिरी मेरा सवाल यही था कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी यूनियन काउंसिल में, अगर आप इंतखाबात जीत जाते हैं तो। आपने तो, अनीस साहब आपने तो बताया कि आप ये करना चाहते हैं। फारूक रशीद साहब, आप क्या करना चाहते हैं अगर आप जीत के इलेक्शन तो? होता है उसको ये करेंगे कि इंसाफ की बुनियाद पर उसको जो वो तकसीम करेंगे, नंबर एक। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अपनी यूनियन काउंसिल को जो तालावाड़ी भी हमसे अलग कर ली गई उसको किना से मिलाएंगे, ये कोशिश करेंगे, हमारी भरपूर कोशिश होगी। ताला और किला और जो बरियोट है इसके दरमियान में जो है वो ये कोशिश करेंगे हम, ये मेरी कोशिश होगी। इसलिए कि ये एक तो बात यह है कि अनिल साहब कह रहे हैं कि मार्च में वो टेंडर भी होगा, वो टेंडर भी होगा, अल्लाह करे जी वो ये। फारूक साहब 1 मिनट में, अगर मैं अगर इफ्तिखार आजम साहब को चेक कर लूँ। इफ्तिखार साहब, आवाज आ रही है आपको? इफ्तिखार साहब की आवाज हेलो। हमें तो आ रही है, देखिए जी इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज हमें तो आ रही है। आप अगर प्लीज बोलें तो ज़ाहिर आवाज हम तक पहुंचेगी। आपकी आवाज आ रही है पूरी हमें। आदिल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी इफ्तिखार साहब। नहीं, उनको उनको मेरा ख्याल है इशू है अब उसका, इंटरनेट का इशू है। फारूक रशीद साहब, कंक्लूड कर रहे हैं हम प्रोग्राम। क्या आप कह रहे थे, क्या करना चाहते हैं आप अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों के लिए? और हम की जगह अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि एक संजीदा माहौल बनाया जाए और सच्चाई की बुनियाद पर, उसूलों की बुनियाद पर एक ऐसे माशरे की तश्कील की कोशिश की जाए ताकि कल आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो बाइज्जत भी रहें, बावकार भी रहें, सच्ची भी रहें और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से भी रहें। और यहाँ पर एक बात अनीस साहब ने बारहा कहा कि जनाब कबीलाइज़म के हवाले से, बरादरीज़म के हवाले से, अब मैं यहाँ पर एक बात एक अर्ज करूँ कि हर एक के अंदर हमने हर दौर में ये काविश की, हर दौर में ये कोशिश की, लेकिन ये सुहाने जो हमारी जो अल्फाज है, लफाजी है,
ये तो हम अदा करते हैं, लेकिन आज भी मैं आपसे अर्ज करूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। मैं अनीस साहब की बात नहीं करता, अनीस साहब आपकी बात नहीं करता, बाकी किसी कैंडिडेट की जो है वो ये समझ ले कि बात नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक शेर है कि कुछ लोग बचा कर कांटों को फूलों की तवक्को रखते हैं, शोलू को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो बरकरार है, ये कायम है। हम ये कहते हैं आपस में प्यार बांटो, आपस में मोहब्बत बांटो, अपने दिलों को साफ करो, नफ्सू का खात्मा करो। वो इलेक्शन हूं तब भी, वो इलेक्शन ना हूं तब भी, ये हर दौर का ये तराना है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखें। क्या कोई तरक्याती मंसूबों के बारे में कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंट मंसूबा आपके जहन में हो? दूसरा टंगीगरा बेतरा जो रोड है उसके बारे में क्या कहते हैं? जिस तरह अनीस साहब ने कहा कि अगर ना हुई तो मैं अपने वजीर का रास्ता भी रोक लूंगा, आप क्या कहते हैं उस बारे में? देखिए जी, पहली बात यह है कि अनीस साहब जो है वो वजीर साहब का रास्ता जो है वो रोकेंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ जो है वो खड़े होकर उस एहतजाज में शामिल हो जाएं। लेकिन मैंने जो है वो अब रास्ता इसलिए नहीं रोकना है कि लोगों ने जब थोक के हिसाब से जिन्होंने वोट दिए हैं वो रास्ता रोके तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिए कि उसी बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो जो जीते थे, और जब हुकूमती लोग जो है वो आगे सामने आकर मज़ामत करते हैं तो उनकी बात ज्यादा असर करती है। मैं करूंगा तो मुझे ये कहा जाएगा कि ये हर दौर का अपोजिशन करने वाला ये वैसे पंगे करता है, तो अनीस साहब को अप्रिशिएट करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च में नहीं होनी है, ये मैं पहले कह रहा हूँ कि मार्च में टेंडर नहीं होना है किसी भी चीज के। मार्च में टेंडर नहीं होने। आखिरी 30 सेकंड में अगर आप अपने वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहिए, फारूक अर्शी साहब, क्या कहेंगे आप? मैं देखे जी वोटर्स को यही कहता हूँ कि आपने इस दफा जो इंसाफ करना है, सच्ची बात है। और एक पॉलिटिकल जो वर्कर होता है ये स्ट्रगल कर करके जितना भी मजबूत असाब का मालिक हो, अगर बार बार उसे मायूस किया जाएगा तो ये समझ लें कि उसका नुकसान होना है या नहीं होना है। लेकिन एक गरीब का भी नुकसान होगा, एक मजलूम का भी नुकसान होगा, और उन लोगों को शय मिलेगी कि जो गरीब पर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं। तो इसलिए गौर से, बड़ी संजीदगी से, बड़ी समझदारी से अपना वो तलवार को कास करना है, और तलवार चलेगी तब जाकर अमन भी होगा, मैरिज भी होगा, उसूल भी होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास अनीस साहब आपके पास आऊंगा पैगाम लाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इफ्तिखार आजम साहब को चेक कर लूं अगर उनको आवाज आती है। इफ्तिखार भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। इफ्तिखार भाई, यूनियन काउंसिल आपकी जो है उसमें 3 दिसंबर को क्या तीर पे ठप्पे लगेंगे, या फिर तलवार पे लगेंगे, या साइकिल पे लगेंगे, या किसी शेर पे लगेंगे और कोई और निकल जाएगा? आदिल भाई, बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट है मेरे पास और मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का है। आप इनोवेटिव सेंचुरी के अंदर खड़े हैं। वोटर जो है वो इस कदर अवेयर है कि उसको जो कैंडिडेट हम खड़े हैं हमसे ज्यादा मालूमात है, बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो मरकज में जो है उसको खत्म कर दिया गया है और पीटीआई इस वक्त वेंटिलेटर पर लगी हुई है। आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अदम एतमाद जो है पूरे तौर पे तैयार कर दी गई हुई है, और इलेक्शन के ऊपर वो जोर ही इसलिए दे रहे हैं, तनवीर इलियास साहब बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए वे टू वोट के तौर पे जो है वो बलदियाती इंतखाबात को एग्जैक्ट डेट के ऊपर अनाउंस करके करवा के तो वो अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बाई सपोज अगर अदम एतमाद होती है बाद या पहले, तो पाकिस्तान पार्टी की 12 सीटें हैं और पाकिस्तान पार्टी की का बंदा जो है वो वज़ारत उज़्मा में बैठेगा, वज़ीर आज़म होगा। तो लोगों के काम होंगे, वज़ारत उज़्मा जिस पार्टी के पास होती है वही लोगों के काम काज करती है, और यही वो इंटरेस्ट होती है जो वोटर को खींचती है अपनी तरफ।
तो मैं तो पर हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पार्टी सीट निकालेगी यूनियन काउंसिल किना से। इफ्तिखार आजम साहब, सरदार याकूब क्या आपके अदम इत्मीनान के बाद वजीर आजम होंगे? और दूसरा सवाल ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी पोजीशन पे कहाँ कहाँ आप अपनी पोजीशन को रेट कर रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5, तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में जब मैंने पूरा तनाजर आपके सामने रखा तो इट्स मीन ये बहुत क्लियर हो जाता है कि उसके बाद मैं अपने आप को नंबर 1 पे देख रहा हूँ। वो आप इसलिए कि इस वक्त जो है मैं कैंपेन में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल इलेक्शन में जिन लोगों ने नून लीग को वोट दिया है वो पूरी हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरी। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, आपको पता है पीटीआई का टिकट यहाँ नहीं है, और आजाद उम्मीदवार जो हैं उन, सच्ची बात यह है कि जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके बैकअप पे नहीं है तो वोटर को उसके जो सियासी, समाजी, माशी, माशरती मसाइल जो आने वाले वक्त में फेस करना होते हैं उनकी जमानत नहीं है। तो फर्द के साथ बहुत मुश्किल है। ये है कि हम इक्वल स्टेटस के लोग हैं, हम में कोई जहांगीर तरीन नहीं है कि जो अपनी फाइनेंस की बुनियाद पे लोगों को ये सिक्योरिटी सके वाले वक्त में जो उनके मसाइल आएंगे उनका वो सोल्यूशन दे सकेगा। तो लोग बेसिकली पार्टियों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक जामन के तौर पे खड़ी होती है टिकट होल्डर के पुष्ट पे। तो जो पार्टियां हैं वो देखें, फारूक अरशद साहब की JKBP है जिसकी एक सीट है असेंबली के अंदर, नून लीग है तो राजा इसहाक साहब हैं तो उनकी 5 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 सीटें हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये चीजें हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वोटरों को पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अब तीसरे पे नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे जो बॉटम पे जो कोई ताज के बाद सामने आएगा उसे भी पूछे तो वो अपने आप को नंबर 1 पे बता रहे हैं। लेकिन तो मेरे तो बरियोट में चांसेस हैं, मेरे पास पार्टी टिकट और अल्हम्दुलिल्लाह शायद पाकिस्तान भाई की मैं एक तारीखी पार्टी सवाल का अगर टिकट है। इफ्तिखार भाई से पूछ लूं, मेरी बैटरी चूंकि एंड हो रही है, जी पूछिए आप। मैं इफ्तिखार भाई से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर उनको मेरी आवाज आ रही हो कि इफ्तिखार भाई थोड़ा सा अपने पोलिंग स्टेशन से जी के जी हवाले आपकी से आवाज आ रही है। अगर ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, इसलिए कि नून लीग के राजा इसहाक साहब और आज़ाद उम्मीदवार सरदार हफीज साहब और सरदार इफ्तिखार आजम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इनका पोलिंग स्टेशन एक ही है सबका। तो मैं थोड़ा सा चूंकि मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, दूसरा ये है कि कुछ मुझे भी पता चलेगा कि कोई 2 4 1 2 3 4 6 वोट मुझे भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सारे यही उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि मेरी बैटरी एंड हो रही है, मैं आखिरी बात करके जो है वो अगर कहीं कनेक्शन हमारा मुनक़ता हो जाए, शायद भाई बस अपने वोटरों से, यूसी के लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि कहीं रात को जब आप अगर वोट पोल करने की आप ये सोच रहे हो कि जब का शिकार हो कि किसको पोल करना है, तो पहली बात ये है कि एक चीज का ख्याल लोग सारे रखें कि ये जो नंबरदारी, थानेदारी, सूबेदारी सिस्टम है कि लोग जो है वो मेरे गरीबों को, मेरी धरती के जो है वो शरीफ लोगों को उनका वोट जो है वो किसी के साथ उसका सट्टा लगा के उन सब के वोट जो है वो पोल करवा के आ जाते हैं और पूरा जो है वो 5 साल फिर उसके ऊपर जो है वो अपने मामलात करते रहते हैं और हमारे गरीब उधर ही होते हैं। मैं अपने सारे जो है वो यूनियन काउंसिल के किसी भी जमात का वोटर हो उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज खुदारा अपना वोट किसी के साथ वादा नहीं करना। आपने आखिरी दिन जो है वो अल्लाह से मदद मांग के रात को सो जाना है और अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है कि या अल्लाह मैं किसको वोट दूं, मेरी मदद फरमाए। अल्लाह से मदद मांग के आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं, जो चीज आपके दिमाग में आए कि फलां उम्मीदवार को वोट दूं, उसको वोट पोल करके आ जाएं। किसी नंबरदार के या सूबेदार के या थानेदार के या ये जो ठेकेदार बने बैठे होते हैं हर गांव के अंदर 1 2 3, इनके ऊपर कभी जो है वो वोट अपना जाया नहीं करना। तो इफ्तिखार भाई मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपके साथ हूं, अगर कहीं राब्ता कट जाता है तो मेरी तरफ से फिर सब दोस्तों को और आपका और सारे दोस्तों का मैं शुक्रगुजार भी रहूंगा। बिल्कुल इफ्तिखार भाई, यही सवाल मेरा भी है जो अनीस साहब ने किया कि बरियोट में चूंकि आप जरा कैंडिडेट, एक से ज्यादा कैंडिडेट है, तो आपके दरमियान में जरा मुकाबला होगा वहां पे, तो आप जरा किस पोजीशन पे जरा वहां पे वोट तकसीम हो जाएंगे? किला में फारूक अरशद साहब का जो कि मुकाबला नहीं है, 5500 वोट वहां पे है, 4400 बरियोट में है, तो इसमें फायदा तो किसी दूसरे कैंडिडेट को हो जाएगा।
इफ्तिखार भाई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, इफ्तिखार भाई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फ़ारूक अरशद साहब, प्रोग्राम में आने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना नुक्ता नज़र अपने लोगों के सामने रखा, आपका बहुत शुक्रिया। अनीस गोगा साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इधर इफ्तिखार आज़म साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका इंटरनेट उस तरह से उनका साथ तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, उनका बहुत शुक्रिया। आदिल भाई, आप पूरा प्रोग्राम हमारे साथ रहे, आपका इंटरनेट भी काम करता रहा, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो यूनियन काउंसिल किला से हम बराह रास्त कर रहे थे। यूनियन काउंसिल किला में किसकी क्या पोज़ीशन है, आपने प्रोग्राम हमारा पूरा प्रोग्राम देखा। जो कैंडिडेट हमारे साथ सरदार फारूक अरशद साहब, इफ्तिखार आज़म साहब और सरदार अनीस गोगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनके जो मुस्तकबिल के प्लान थे वो भी आपने सुने, उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते हैं वो भी आपने सुना कि वो क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने वोटों की तकसीम भी देखी कि किला में कितने वोट हैं, 5500 हैं, बरियोट में 4400 वोट है और तालावाड़ी में 2500 वोट है। तो इन सारे वोटों में उम्मीदवारों को भी हमने आपके सामने रखा कि कहाँ किस जगह पे कौन खड़ा है, तो वो कितने वोट ले रहा है, कहाँ से कौन कितने वोट ले रहा है, वो भी हमने आपके सामने रखा। इसमें आप देखें, अगर 5500 वोट किला में आया तो वहाँ पे वोट सिर्फ 2 उम्मीदवारों में तकसीम होंगे, माजिद मुआवी साहब और फारूक अरशद साहब के दरमियान में होंगे। और बरियोट में चूँकि 3 उम्मीदवार हैं, वहाँ पे वोट तकसीम हो जाएँगे। लेकिन जो उम्मीदवार ज़रा अपने तल्लुक वास्ते की बुनियाद पर मैनाक और तालावाड़ी में अपना असर और सूख इस्तेमाल करेंगे, वो उम्मीदवार मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, हमारे साथ थे इस यूनियन काउंसिल में, उनसे हमने यही कहा था कि वो हमें ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बताएँ कि कौन-सा उम्मीदवार किस पोज़ीशन में है, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो कि कौन इस हल्के में जीत रहा है। बाकी कैंडिडेट जो सिद्धार हफीज़ साहब थे, माजिद मुआवी साहब थे, वो चूँकि इंटरनेट के इश्यू की वजह से हमें जॉइन नहीं कर पाए। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह उनसे बात होगी। आज के प्रोग्राम में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।